Hello everyone, welcome to our class. We are from Physicam Academy. Like and subscribe our channel for support our community. And please comment in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GEST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लास में हमारा जो फिल्टर का पोर्शन चल रहा था उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने फिल्टर का तीनों पॉइंट सीखे थे एंड धीरे धीरे उनको एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं एंड उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे भी आज भी हमारा क्लास फिल्टर के ऊपर ही रहेगा एंड जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम की लिस्ट। आप सभी को इन एग्जामों के बारे में पता ही होगा। तो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप एनालाइज करें तो हर साल हर एक एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन से 15 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए 15 to 20 मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये 15 to 20 मार्क्स पाने के लिए ये क्लास जरूर देखें। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिजिकम एकेडमी का शेड्यूल, जहाँ पर आपको जुलाई, अगस्त एंड सितंबर महीने में पूरा आईआईटी जैम एंड बाकी सारे एमएससी एंट्रेंस एग्जामों के सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। और जैसे जुलाई अगस्त महीना हमारा कंप्लीट हो चुका है, जैसे जुलाई महीना में हमारा जो तीनों पोर्शन था जैसे मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट वर्जन में मिल जाएगा। एंड अगस्त महीना में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ हिस्सा हमारा अभी भी बाकी है, वो इस महीने में कंप्लीट हो जाएगा। एंड बाकी सितंबर महीने में भी ये क्लास कंटिन्यू होगा एंड एंड में 3 महीनों के बाद आपके आईआईटी जैम एंड बाकी एंट्रेंस एग्जामों के सिलेबस फुल कंप्लीट हो जाएगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड असाइनमेंट। ठीक है, और ये पूरा कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस, जिसके बेसिस में हम हमारा जो क्लास है वो कंटिन्यू कर रहे हैं और सारे देखिए बेसिक पोर्शन हमने कंप्लीट कर चुके हैं एंड बिल्कुल एंड तक हमने पहुंच चुके हैं। एंड एंड में जैसे आप देख सकते हैं हमारा था HPF, LPF, फिल्टर, ऑसिलेटर एंड वैसे ही हमारा लास्ट क्लास में हमने लो पास फिल्टर कंप्लीट कर चुके हैं एंड आज हम हाई पास फिल्टर के बारे में जानेंगे एंड उसमें थोड़ा सा एडवांस तक आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे ही हमारा सिलेबस इस महीने में कुछ 2-3 क्लासों के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास। बट वन थिंग, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब हम टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी एक्टिव है, तो कोई भी डाउट हो क्वेश्चन की रिगार्डिंग या फिर एग्जाम के रिगार्डिंग तो बेझिझक क्वेश्चन पूछकर हमारे ग्रुप पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ग्रुप में मिल जाएगा बहुत सारे असाइनमेंट्स, PYQ की सोल्यूशन एंड डेली बेसिस में अपना डाउट क्लियर करने का सेशन। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को एंड ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास, जिसका टॉपिक है हमारा फिल्टर। पिछला क्लास भी हमारा फिल्टर के ऊपर ही रहा था, आज भी हम फिल्टर में आगे बढ़ेंगे एंड आज का हमारा टॉपिक है हाई पास फिल्टर। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। तो जैसे हम रोज करते हैं एक नया पोर्शन स्टार्ट करने से पहले हम उससे पहला जो हमारा टॉपिक था उसमें जुड़ा हुआ कुछ PYQ एंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही आज का क्लास भी हमारा वैसे ही रहेगा। आज हम ओपीएम से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको देखने के मिले। वैसे आप अभी देख सकते हैं राइट साइड में आपको एक सर्किट दिख रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये एक PYQ है टीफार का। ठीक है, तो देखने में ये कितना टफ लग रहा है लेकिन करने में बहुत ही आसान है एंड इसका जो नॉलेज है या करने का जो तरीका है वो बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपका बेसिक तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, तो दिया गया है कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, फॉर दिस सर्किट व्हेन V1 इक्वल टू आपको दिया गया है 2.5 वोल्ट। ठीक है, एंड V2 आपको दिया गया है 2.5 वोल्ट। ठीक है,
तो ये है आपका क्वेश्चन। बेसिकली आपको दिया गया है 2 वोल्ट इनपुट वोल्टेज आपको दिया गया है एंड आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका V2 एंड ये रहा आपका V1। तो ये तो कॉमन चीज़ है एंड यहाँ पर आपका आउटपुट है, लेकिन ये जो बीच में पोर्शन है ये थोड़ा सा देखने में टफ है, ठीक है। और इसमें आपको कुछ चीज़ें पहले नोट कर लेना है एंड कैसे करेंगे ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फीडबैक दोनों में ही अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी फीडबैक है और यहाँ पर भी फीडबैक है, ठीक है। और फीडबैक होने के कारण क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगता है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से हमें क्या पता है, तो ये पॉइंट V2 कितना दिया गया है हमें 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये कितना हो जाएगा आपका 2.25 वोल्ट, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को हम ले लेते हैं, आप ए पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर कोई बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2.25 वोल्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो पॉइंट है यहाँ पर V1 आपको कितना दिया गया है 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो ये वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 2.5 वोल्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट का हम ले लेते हैं हमारा B पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट ले लिए हैं A एंड B, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें और कुछ चीज़ें लेना होगा। जैसे कि आप ये मान लीजिए ये हमारा पहला डायोड है, ठीक है, एंड ये हमारा दूसरा डायोड है, ठीक है। नहीं, इसको ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर V2 है, ठीक है, और इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 ले लेते हैं, यहाँ पर V1 दिया गया है, ठीक है। तो इसका V आउटपुट को हम ले लेते हैं V02 और इसका आउटपुट को हम ले लेते हैं V01, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें मिल गया है। अब नेक्स्ट क्या है V01 एंड यहाँ पर और क्या लग सकता है देख लेते हैं। एक तो आपका A B पॉइंट हो गया, एक आपका ये नोड हो गया, मतलब आउटपुट हो गया, और 10 सेकेंड हाँ, ठीक, यही कुछ आपको पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए एक एक डायोड को कंसीडर करना होगा, ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहले क्या करेंगे, फॉर सॉरी डायोड नहीं, ये ओपैम है, यहीं पर काट करके लिख देते हैं। तो फॉर ओपैम 1, ओपैम 1 के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें देखने से कुछ कॉन्फ्यूजिंग लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या होता है, एक टर्मिनल से वोल्टेज अप्लाई होता है, दूसरा टर्मिनल से वोल्टेज अप्लाई हो सकता है या फिर ग्राउंडेड होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर आपका ड्राइंग देखने में थोड़ा सा अलग है। इसको यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या अलग है, तो पहले डायोड के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका एक इनपुट वोल्टेज है, वो कितना है आपका 2.5 वोल्ट, और यहाँ पर जो टर्मिनल है वो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ ड्रॉ किया गया है, यहाँ पर और एक रजिस्टर ऐसा कुछ आपको दिया गया है, जिसको हम इस पॉइंट को B कह रहे हैं, इस पॉइंट को A कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, हमारे यहाँ पर 5 किलो ओम है एंड यहाँ पर 500 ओम, मतलब 0.5 किलो ओम ले लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा माइनस, ये है हमारा प्लस। अब देखिए इसको क्या हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वेट अ सेकेंड, देखिए ये हमने इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया। ये है आपका 2.5 वोल्ट, ये रहा आपका 0.5 और ये रहा आपका 5 किलो। देखिए 0.15 यहाँ पर ए पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट नोट, ये रहा आपका बी पॉइंट नोट, एंड ये 5 किलो ओम जाकर आउटपुट से मिल रहा है। तो देखिए ये भी वी आउटपुट से मिल रहा है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट हो गया। तो ये जो ड्राइंग है
ये हमें जाना पहचाना लगता है। पहला वाला जो ये ड्राइंग है ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन देखिए ये जो नीचे हमने ड्रॉ किया है इक्विवेलेंट सर्किट, ये हमें जाना पहचाना लगता है। अब देखिए हमारा ए पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, आप नोडल एनालिसिस वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से क्या निकाला है कि ए पॉइंट में हमारा 2.25 वोल्ट है और बी पॉइंट पे आपका कितना वोल्टेज है 0.5 वोल्ट। क्यों? क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट 2.5 वोल्ट, तो यहां से हम V01 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट पॉइंट ए। ठीक है, ए ए नहीं, यहाँ पर बी पॉइंट होगा क्योंकि ये हमने बी लिया है, तो बी पॉइंट पे हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। तो बी पॉइंट पर नोडल एनालिसिस करने से क्या होगा, वोल्टेज एट बी पॉइंट माइनस वोल्टेज एट ए पॉइंट डिवाइडेड बाई कितना रेजिस्टेंस है 0.5 प्लस वोल्टेज एट बी पॉइंट माइनस V0 मतलब आउटपुट डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0। तो ये आ गया, अगर हम इसका कैलकुलेशन कर ले तो यहाँ पर क्या होगा 10 इंटू VB माइनस VA प्लस VB माइनस V आउटपुट इक्वल टू 0। तो दोनों के नीचे 5 आ जाएगा एंड दोनों कट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 11 VB माइनस 10 VA माइनस V आउटपुट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें आउटपुट क्या मिला V01 हमें क्या मिला 11 VB माइनस 10 VA। और वोल्टेज एट बी पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए हमने लिखा 2.5 वोल्ट, तो 11 इंटू 2.5 प्लस 10 इंटू, अब ए पॉइंट पे कितना है हमारा 2.25, तो 2.25। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ये माइनस साइन होगा, माइनस यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस, तो यहाँ से कितना आएगा कैलकुलेशन करने, ये 24.75 देगा एंड ये आपको देगा 25, यानी कि आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर -0.25। ठीक है, ये मिल गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हमें बाद में ये देखने में आसानी हो जाएगा। वेट अ सेकेंड, हाँ, तो ये कितना आया हमारा -0.5। ठीक है, तो ये हमें इस पॉइंट पे वोल्टेज मिल गया। अब क्या करेंगे, अब हम सेकेंड डायोड के लिए कैलकुलेशन करेंगे फॉर ओपैम्प 2। ठीक है, तो ओपैम्प 2 कौन सा वाला है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा ये भी आएगा, तो ये पोर्शन लेफ्ट साइन हो गया, तो छोड़िए इसको इजी कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर कौन सा पोर्शन ओपैम्प 2 के अंदर आता है, ये पोर्शन टोटल ओपैम्प 2 के अंदर आता है, ये वी पॉइंट भी उसके अंदर आएगा। तो अगर आप सिर्फ इस पोजीशन को ड्रॉ करेंगे तो आपको देखने में कैसा मिलेगा, यहाँ पर इनपुट हो रहा है, यहाँ पर आपका डायोड है। ठीक है, यहाँ पर कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है 2.25। फिर यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से एक निकल रहा है, तो कुछ इस तरफ है, ऐसा है। ठीक है, कुछ यहाँ पर रेजिस्टेंस है 5 किलो ओम और यहाँ पर आपका एक रेजिस्टेंस है कितना 0.5 किलो ओम। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहें ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट है हमारा ए पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा बी पॉइंट। ए पॉइंट पे हमारा वोल्टेज कितना है 2.25 वोल्ट और बी पॉइंट पे हमारा है 2.5 वोल्ट और ये ओहम में है। ठीक है, और ये पॉइंट हमें क्या देता है V02 मतलब V आउटपुट, ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल। और हमने क्या किया, यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाया, तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से ये पॉइंट हमारा क्या है 2.25, इसीलिए हमारा ये पॉइंट पे वोल्टेज 2.25 वोल्ट आया। तो देखिए ये जो सर्किट है ये भी देखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है,
तो वेट अ सेकेंड, नेगेटिव पॉजिटिव था, नहीं ये पॉजिटिव नेगेटिव था, ठीक है। ऊपर वाला पॉजिटिव है, ये नीचे वाला नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करें तो आप चेक कर लेना कि हम सही ड्रॉ कर रहे हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा पॉइंट, बी पॉइंट, ये है आपका ए पॉइंट, ये है आपका कितना 0.5 किलो होम, ये है आपका 5 किलो होम, यहाँ पर आपका 2.25 वोल्ट अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आपका V02 मिल रहा है, ये रहा आपका नेगेटिव, ये रहा आपका पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये है कि क्या इसका इक्विवेलेंट सर्किट, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है और ये सर्किट हमें देखने में आसानी होता है। तो आप क्या करेंगे, हम इस पॉइंट में नोडल एनालिसिस करेंगे, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट पॉइंट ए। अब हम ए पॉइंट के लिए नोडल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, V वोल्टेज एट ए पॉइंट माइनस वोल्टेज एट बी पॉइंट डिवाइडेड बाई 0.5 प्लस वोल्टेज एट ए पॉइंट माइनस आउटपुट डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन कर ले तो हमें कितना मिलेगा, 10 इंटू वी ए माइनस वी बी प्लस वी ए माइनस वी आउटपुट इक्वल टू 0। तो इसको अगर इजी कैलकुलेशन कर ले तो 11 वी ए माइनस 10 वी बी, ठीक है, इक्वल टू वी आउटपुट। तो वी आउटपुट हमारा V02 क्या आ रहा है, 11 इंटू वी ए हमारा कितना है, ये पॉइंट पे वोल्टेज कितना था 2.25, तो 2.25 माइनस अब वी कितना है 2.5, 10 इंटू 2.5। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन कर ले तो हमें क्या मिलेगा, वेट अ सेकेंड, मुझे लग रहा है यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दिया पॉइंट लेने में, ठीक है। तो वेट अ सेकेंड, तो यहाँ पर हमारा जो गलती हो गया वो है हम ओपेम 1 कह के ओपेम 2 का कैलकुलेशन कर लिए एंड ओपेम 2 कह के ओपेम 1 का कैलकुलेशन कर लिए। तो बेसिकली ये फॉर ओपेम 2 है, ये नीचे वाला ओपेम तो हमने 2 लिया था, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन, ठीक है। ये नीचे वाला हमारा V01 है और ऊपर वाला V02, वेट अ सेकेंड, ठीक है, छोड़िए किसी को भी 1 ले लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर गलती जो हुआ है ये 1 है, ठीक है, मतलब नीचे वाला। तो यहाँ पर 11 पॉइंट, ये यहाँ पर कैलकुलेशन में गलती हुआ है, ठीक है। 11 इंटू 2.5 करने से हमें कितना मिलेगा 27.5 और यहाँ पर 22.5 यानी कि 5 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 11 इंटू 2.25 यानी कि आपका ये देगा 24.75 और माइनस 25, ये देगा आपको माइनस 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दोनों में कॉन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा, तो चलिए इसको सही कर लेते हैं, यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या मिला वैल्यू आउटपुट में, फर्स्ट एंड सेकेंड डायोड के लिए हमें यहाँ पर मिला 5 वोल्ट और यहाँ पर कितना मिला माइनस कितना था 0.25, ठीक है। तो माइनस 0.25 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में हमें क्या मिल रहा है 0.25 माइनस 0.25 एंड ये जो पॉइंट है इसमें मिल रहा है हमें 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू मिल गया और यहाँ पर 5 किलो ओम करके दोनों रेजिस्टेंस है। तो इसको हम अब नीचे ड्रॉ कर लेते हैं डायोड 3 से। तो फॉर
डायोड 3। तो हमारा पहला जो दोनों डायोड था उन दोनों का काम हो गया। अब तीसरा वाला, तीसरे वाले में कैसा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये जाकर ओपैम में लग रहा है, ये जाकर में एंट्री कर रहा है, और यहाँ पर भी एक 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 किलो है जो जाकर ग्राउंड हो रहा है, ये माइनस है ये प्लस है, एंड यहाँ पर वी आउटपुट, ये 5 आपका, ये 5, ये भी 5 और ये भी 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कितना वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर -0.25, यहाँ पर 5, ठीक है। तो देखिए इसमें फीडबैक है, तो फीडबैक होने के कारण वर्चुअल कॉन्सेप्ट भी लगेगा। तो इस पॉइंट का अगर हम ए पॉइंट ले ले और इस पॉइंट को हम बी पॉइंट ले ले, तो अब हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले भी बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं। तो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट पॉइंट बी, ठीक है। तो क्या होगा, बी बी -0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस जी बी -5 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन कर ले हमें क्या मिलेगा, 2VB -5 इक्वल टू 0। तो VB हमारा क्या आ रहा है, VB हमारा आ रहा है 5/2 यानी कि 2.5 वोल्ट। तो इस पॉइंट पे हमें 2.5 वोल्ट मिल गया, यानी कि VA पॉइंट पर भी हमारा 2.5 वोल्ट होगा। क्यों होगा, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लग रहा है हमारा फीडबैक होने के कारण। तो अब क्या करेंगे, अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट पॉइंट ए। तो ए पॉइंट पे आप करेंगे, तो ए पॉइंट पे करने से क्या मिलेगा, VA -0.25 डिवाइडेड बाई 5 प्लस VA -V आउटपुट डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, 2VA प्लस 0.25 माइनस V आउटपुट इक्वल टू 0। तो V आउटपुट हमारा क्या आया, 2VA प्लस 0.25 और 2VA कितना है 2.5, 2 इंटू 2.5 प्लस 0.25 यानी कि 5 प्लस 0.25 इक्वल टू 5.25। तो ये रहा आखिर में आपका आंसर, V आउटपुट इक्वल टू 5.25, ठीक है। तो देखिए जैसा आपका बड़ा सर्किट था वैसे ही क्वेश्चन भी थोड़ा सा करने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, लेकिन यहाँ पर हमने आपको डिस्क्राइब करके हर एक चीज़ इजी तरीके से बिल्कुल अच्छे से नोडल एनालिसिस से शुरू करके इक्विवेलेंट सर्किट सारी चीज़ें हमने आपको बहुत ही अच्छे से बता कर करे, इसीलिए इतना टाइम ले लिया। लेकिन अगर जब आप क्वेश्चन में करेंगे तो आपको ये ईजी लगेगा क्योंकि आपको पता है सारी चीज़। तो पहले हमने क्या किया एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक एक सर्किट ले लिया, एक एक पॉइंट ले लिया, उसमें वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लेकर एक एक पॉइंट का वोल्टेज पहले निकाल लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक एक ओपैम के लिए हम आउटपुट निकाला, जैसे V01 निकाल लिया, यहाँ पर V02 निकाल लिया। अब दोनों आपको आउटपुट मिले से अब इन दोनों को यहाँ पर एंड यहाँ पर आपने क्या किया, इसमें इनपुट की तरह इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये पॉइंट पर आपने नोडल एनालिसिस कर लिया, ठीक है। इसको हम ए प्राइम ले लिए थे एंड इसको बी प्राइम ले लिए थे। तो इन दोनों पॉइंट पे हम क्या कर दिया, फिर से नोडल एनालिसिस कर लिया। तो यहाँ से हमें आखिर तक V आउटपुट का वैल्यू मिल गया जो है हमारा 5.25, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, थोड़ा सा समझने का क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉन्फ्यूजिंग पार्ट तो यहाँ पर था। ये जो 500 ओम था इसमें कोई वोल्टेज अप्लाई आपको दिख नहीं रहा था, वो वर्चुअल कॉन्सेप्ट से ही आपको दिखाई मिलेगा। तो ये जो पोर्शन है ये प्रैक्टिस करने से आपको आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको रोज करवाएंगे जिसमें थोड़ा सा अलग आपको कॉन्सेप्ट लगता है, थोड़ा सा अलग तरीके से वो क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा ही हम कुछ क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन, जहां पर आपको दिया गया है कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज
V1 इक्वल टू 700 मिलीवोल्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी हमें आउटपुट वोल्टेज ही निकालना है, जहाँ पर हमें V1 दिया गया है, V1 यहाँ पर है एंड V2 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इन दोनों का वोल्टेज कितना है 700 मिलीवोल्ट एंड यहाँ पर भी कितना है 700 मिली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड है और नेगेटिव टर्मिनल से क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से आपका वोल्टेज अप्लाई हो रहा है और फीडबैक भी है। तो ऐसे सर्किट को या ऐसे ओप एम्प को हम क्या कहते हैं, आइडियल इन्वर्टिंग ओप एम्प। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्वर्टिंग ओप एम्प। अब दूसरे में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको V आउटपुट मिलेगा V01। तो ये कहाँ किसके साथ लग रहा है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और पॉजिटिव टर्मिनल हमारा क्या है, ग्राउंडेड है, और पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड और नेगेटिव टर्मिनल से वोल्टेज अप्लाई, तो ये कैसा हुआ, इन्वर्टिंग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हम इन्वर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए अगर ये जो आपका तीसरा जो लाइन है जो 50 किलो ओम का है लाइन है, अगर ये नहीं होता तो हम बिल्कुल इसमें क्या कर सकते थे, हम आपका इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग ये चेक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए और एक वोल्टेज सोर्स है, ये V01 तो एक है और V2 दो वोल्टेज सोर्स इसमें अप्लाई हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें देखिए यहाँ पर ये पॉइंट पर नोडल एनालिसिस करना होगा। तो ये पॉइंट हम ए ले लेते हैं। अब ए पॉइंट में वोल्टेज कैसा होगा, देखिए इसमें फीडबैक तो प्रेजेंट है, फीडबैक होने के कारण वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये ग्राउंड होने के कारण यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, 0 वोल्टेज होगा। तो ए पॉइंट पे कितना वोल्टेज होगा, 0 वोल्टेज हो गया। तो देखिए सारे चीज़ें हमें दिया गया है, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी। ठीक है, ये डायोड को हम ले लेते हैं 1 एंड ये ओप एम्प को ले लेते हैं हम 2। तो अब तो क्वेश्चन ईजी हो गया, सारी चीज़ें हमें पता चल गया। अब सिंपल हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो फॉर ओप एम्प 1 ओप एम्प के लिए हम कैलकुलेशन कर लें। तो ओप एम्प 1 कैसा आपका है, आइडियल इन्वर्टिंग ओप एम्प है हमारा। तो इसमें क्या होता है, V आउटपुट डिवाइडेड बाई V इनपुट इक्वल टू माइनस RF डिवाइडेड बाई R, ऐसा ही कुछ होता है, आपको पता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए, तो उसको V01 से डिनोट करते हैं। तो वो क्या देगा, माइनस RF डिवाइडेड बाई R इंटू V इनपुट। तो ये कितना होता है, RF कितना है आपका 500 किलो ओम और R कितना है 250 किलो ओम इंटू V इनपुट कितना है आपका 700 मिलीवोल्ट। तो यहाँ से आपको कितना वैल्यू मिलेगा, 500 डिवाइडेड बाई 250 मतलब 2, यानी कि -1400 मिलीवोल्ट। ये हमारा पहला ओप एम्प के लिए आउटपुट मिल गया। अब क्या करेंगे, फॉर ओप एम्प 2। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है कि यहाँ पर हमें नोडल एनालिसिस अप्लाई करना है। तो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस एट पॉइंट ए, तो अप्लाई कर देते ना है। तो क्या मिलेगा, VA माइनस V01 डिवाइडेड बाई कितना 100 प्लस VA माइनस V2 डिवाइडेड बाई 50 प्लस VA, यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस था 500। तो VA माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू 0। तो हमें मिल गया हमारा KCL का फॉर्मूला। तो इसको अगर कैलकुलेशन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, 5 VA माइनस V01 प्लस 10 VA माइनस V2 प्लस VA माइनस V आउटपुट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर ले तो हमारा VA कितना आ रहा है 10 एंड 5 एंड यहाँ पर 1 मतलब 16। ठीक है, तो 16 VA माइनस 5 V01, ठीक है, प्लस सॉरी ये माइनस होगा क्योंकि माइनस V2 है, तो माइनस 10 V2 माइनस V आउटपुट इक्वल टू 0। और हमें निकालना क्या है, V आउटपुट निकालना है। तो V आउटपुट हमारा क्या आया 16 VA माइनस 501 नहीं 5
V01 माइनस 10 V2, ठीक है। तो ये आ गया, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 16 VA, अब V01 कितना है आपका, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर था ना -500, तो 5 इंटू -1400, एक इसमें है मिली वोल्ट में, ठीक है। फिर -10 V2 कितना है हमारा 700, तो 10 इंटू 700, सॉरी 700 मिली वोल्ट, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना मिला 16 VA प्लस ये कैलकुलेशन करने से 7000 वोल्ट, यहाँ पर -7000 वोल्ट, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो आखिर में क्या आया, V आउटपुट इक्वल टू 16 VA, मतलब ए पॉइंट में जो वोल्टेज होगा वही। अब ए पॉइंट में कितना वोल्टेज है, यहाँ पर देखिए वर्चुअल ग्राउंड करने से हमारा VA कितना था 0 वोल्ट था, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 0 यानी कि 0, ठीक है। तो आउटपुट क्या मिला हमें, V आउटपुट इक्वल टू 0 वोल्ट, तो ये रहा आपका आंसर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी तरीके से आप सिर्फ कुछ पॉइंट का वोल्टेज लिख देने से आपका क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से कितना इजी हो जाता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको पता ही चल रहा है कि कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स से। सिर्फ आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट जानना होता है एंड आप बाकी पूरा क्वेश्चन को इजी तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हमारा आज का तीसरा एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड नए तरीकों का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा क्या गया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RA, ठीक है। तो फीडबैक रेजिस्टेंस का आपको वैल्यू निकालना है, बाकी सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, ये हमारा पहला डायोड है, ये हमारा दूसरा डायोड नहीं सॉरी ओपैम्प, तो ये तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा V01, इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा V02, और यहाँ पर तो V आउटपुट का वैल्यू भी हमें दिया गया है 4.5 वोल्ट, ठीक है। इसको इरेज कर देते नहीं तो कॉन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो 4.5 वोल्ट हमें दिया गया है। अब देखिए पहला जो हमारा ओपैम्प है उसमें क्या हो रहा है, आपका पॉजिटिव टर्मिनल से वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल हमारा ग्राउंड है। तो ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, ऐसे सर्किट को हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो है वो नॉन इन्वर्टिंग हो गया। अब सेकेंड में क्या हो रहा है, पॉजिटिव ग्राउंड है, नेगेटिव में वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, तो ऐसे ओपैम्प को हम क्या कहते हैं इन्वर्टिंग, ठीक है। अब तीसरे ओपैम्प में देखिए, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंड है, नेगेटिव टर्मिनल से आपका वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इन्वर्टिंग हो जाएगा। तो तीनों ओपैम्प जो है कैसा ओपैम्प है वो हमें पता चल गया। अब हमें सिंपल जो है जो फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। फॉर ओपैम्प 1, फर्स्ट ओपैम्प के लिए, अब फर्स्ट ओपैम्प कैसा है हमारा नॉन आइडियल नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प, ठीक है। आइडियल है, सारे के सारे आइडियल कंडीशन में है, तो आइडियल हो गया। तो आइडियल में क्या होता है V आउटपुट V01 V इनपुट इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस RF बाई R। तो V01 हमें क्या मिल रहा है 1 प्लस RF तो नहीं है, तो RF ही रहने देते हैं। R कितना है 10 है, तो V इनपुट आपका कितना है 30 मिली वोल्ट, तो 30 मिली वोल्ट। तो ये हमारा पहला ओपैम्प के लिए आ गया। फॉर ओपैम्प 2 के लिए, तो इसमें कैसा ओपैम्प है इन्वर्टिंग ओपैम्प है, आइडियल, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है गेन V आउटपुट डिवाइडेड बाई V इनपुट इक्वल टू माइनस RF डिवाइडेड बाई R, यानी कि V आउटपुट कितना है आपका, और V आउटपुट है
माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई आर इंटू वी इनपुट। अब देखिए सेकेंड आपका जो ओपैम है उसका इनपुट क्या है, पहला ओपैम का आउटपुट, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई आर टू V01। तो वैल्यू लिख लेते हैं। माइनस आर एफ तो हमें नहीं दिया गया है तो माइनस आर एफ रहने देते हैं। आर कितना है 10 है और V01 क्या है हमारा 1 प्लस आर एफ बाई 10 इंटू 30 वोल्ट। ठीक है, यह आ गया हमारा V02। ठीक है, अब लास्ट ओपन फॉर ओपन फ्री, तो ये कैसा ओपन है आपका, ये भी इन्वर्टिंग ओपन आइडियल। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमारा यूज होगा। तो कैसा V आउटपुट डिवाइड बाई इसका इनपुट क्या है, सेकेंड ओपैम का इन आउटपुट V02 इक्वल टू माइनस आर एफ बाई आर। तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, V आउटपुट इक्वल टू माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई आर इंटू V02। तो वैल्यू लिखने से क्या मिलेगा, माइनस आर एफ तो नहीं है, आर एफ फाइंड करना है, आर कितना है 10 है और V02 क्या आया माइनस आर एफ बाई 10 और 1 प्लस आर एफ बाई 10 इंटू 30 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमें आखिर तक V आउटपुट का जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। अब देखिए इन दोनों का अगर हम मल्टीपल करते हैं हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 और ये 1 प्लस आर एफ बाई 10 टू 30 मिली वोल्ट। ठीक है, अब V आउटपुट का हमें वैल्यू दिया गया है तो क्या है 4.5 वोल्ट और इसको इस साइड ले आते हैं 30 मिली वोल्ट और इसको अगर मल्टीपल करते हैं हमें क्या मिलेगा, आर एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर एफ क्यू डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो वोल्ट 4.5 वोल्ट और 30 मिली वोल्ट मतलब 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये हमें कितना देगा, ये हमें 150 देगा, 150 क्या वोल्ट देगा। तो हम लिख लेते हैं आर एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर एफ क्यू डिवाइडेड बाई 1000 इक्वल टू 150। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन कर ले हमें क्या मिल रहा है 10 आर एफ स्क्वायर प्लस आर एफ क्यूब माइनस 1,50,000 शायद, हाँ 1,50,000। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमें फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो इसका हम क्या कह सकते हैं, इसका हम रूट निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका रूट निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या आया आर एफ क्यूब प्लस 10 आर एफ स्क्वायर माइनस 1,50,000 इक्वल टू 0। तो अब हम इसका 0 पुटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए आर एफ इक्वल टू 50 में ये हमें 0 आंसर देगा। ठीक है, किसका वैल्यू में आर एफ इक्वल टू 50। तो हम कर लेते हैं आर एफ माइनस 50 आर एफ माइनस 50। तो आर एफ स्क्वायर से आर एफ क्यूब और यहाँ पर क्या करना है प्लस 60 आर एफ और यहाँ पर प्लस 3000 आर एफ माइनस 50। तो ये कैलकुलेशन जो है रूट का कैलकुलेशन ये घर में कर लेना, आपको सभी को ये कैलकुलेशन पता ही है, तो इसीलिए हम इसको आपको स्टेप जंप करके दिखा रहे हैं। तो 60 यहाँ पर आर एफ होगा, कि आर एफ प्लस 3000 और आर एफ माइनस 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें आर एफ का वैल्यू मिल जाएगा 50 ओम, सॉरी 50 किलो ओम होगा, 50 किलो ओम। तो ये रहा आपका आंसर, आर एफ आया 50 किलो ओम। तो ये क्वेश्चन जो है पहला जो पोर्शन है वो तो सभी को पता चल गया कि कैसे सर ने कर दिया, लेकिन आखिर में ये जो रूट है इसमें कई कई बच्चे को क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने 50 ही क्यों चूज। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि 50 होगा या कुछ है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, ए में था 10, में था आपका शायद 500,
सी में शायद था आपका 50 एंड डी में था आपका 5000 ओम, ठीक है। तो ऐसा कुछ था उस, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, तो ये फाइनल जो इक्वेशन था, ये इक्वेशन तो आपको मिल गया, तो आपको चेक करना था इन चारों वैल्यू को बैठाकर किस में जीरो मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए जब आप 50 वैल्यू पुट करेंगे आर एफ की जगह, तो आपको ये आखिर में जीरो देगा, ठीक है। तो इससे आपका आंसर वहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी तो हमने आपको ऑप्शन नहीं दिया, तो इसीलिए हमने आर एफ इक्वल टू 50 लेकर तो कैलकुलेशन करके दिखाया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन का पार्ट, और हमने इस पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड नए तरीके का बहुत सारे ओपन का क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आज का जो हमारा नया टॉपिक, मतलब जो हाई पास फिल्टर के बारे में हम जानने वाले हैं, उसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं हमारे नए टॉपिक को करने के लिए। तो हमारा आज का नया टॉपिक जो है वो है हाई पास फिल्टर, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने लो पास फिल्टर के बारे में सारी चीज़ें जान लिए थे, और आज हम स्टार्ट करेंगे हाई पास फिल्टर। तो जैसे हमने आपको लो पास फिल्टर का जो डेफिनेशन था वो लिखाया था, वैसे ही हमारा हाई पास फिल्टर का भी डेफिनेशन वही रहेगा। सिंपली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि ये आपका काट ऑफ के बाद जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है वो आपको फिल्टरिंग करके देता है। कि मान लीजिए आपका जो वेव है उसका फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज, ठीक है। अब आपका जो ओपएम है या फिर जो फिल्टरिंग है उसका काट ऑफ है हमारा 50 हर्ट्ज का, ठीक है। तो तब ये हाई पास फिल्टर क्या करेगा, 51 हर्ट्ज टू आपको 100 हर्ट्ज तक आउटपुट देगा, ठीक है। ये रहा आपका आउटपुट। एंड उसके बाद जो आपका जो फ्रीक्वेंसी था 10 हर्ट्ज टू 50 हर्ट्ज, ठीक है, ये रेंज तक ये फिल्टर कर देगा, ठीक है। ये बिल्कुल आपका लो पास फिल्टर की जैसा ही है, लेकिन लो पास फिल्टर में क्या करता था, आपका जो काट ऑफ था उसका नीचे वाला जो उससे जो कम फ्रीक्वेंसी का जो वेव होता है उसको वो आउटपुट में देता है, एंड बाकी उससे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी का वेव होता है उसको वो फिल्टर कर देता। लेकिन हाई पास फिल्टर बिल्कुल उसका उल्टा है। ये क्या करता है, आपका जो काट ऑफ है उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का वेव को ये आउटपुट में देता है, और उससे कम वाला फ्रीक्वेंसी का वेव को वो फिल्टर कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली यही है। आपको इस राइट साइड में इसका जो पैसिव हाई पास फिल्टर है, हमने आपको बताया था कि हर फिल्टर में दो तरीके का होता है, एक होता है आपका पैसिव एंड दूसरा होता है आपका एक्टिव हाई पास फिल्टर, ठीक है। तो इसमें हमने पहले कर लेंगे पैसिव, एंड उसके बाद हमने एक्टिव हाई पास फिल्टर भी कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो पैसिव हाई पास फिल्टर होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली हम जानते हैं कि इसमें एक एसी सोर्स यूज होता है। एसी सोर्स क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर बात किया है एक फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी किस में होता है, एसी सोर्स में ही होता है। तो देखिए यहाँ पर वी इन में एक एसी सोर्स लगाया हुआ है, एंड एक कैपेसिटर उसके साथ जुड़ा हुआ है, और एक रजिस्टर आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यही होता है हमारा सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, लो पास फिल्टर में हम क्या करते थे, लो पास फिल्टर में हम कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में वोल्टेज निकालते थे एंड उसका ट्रांसफर फंक्शन कर देते थे। लेकिन इसमें हाई पास फिल्टर में हम क्या कर रहे हैं, हाई पास फिल्टर में हम रेजिस्टर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम वोल्टेज डिवीजन को अप्लाई करेंगे। तो चलिए वही आपको तरीका भी पता है कैसे करेंगे वो भी पता है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर देते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या मिलेगा, पी आउटपुट इन एस डोमेन इक्वल टू पी इनपुट इन एस डोमेन इनटू रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में तो इनटू आर डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस। अब आपका कैपेसिटर का इम्पीडेंस क्या होता है, XC, और रेजिस्टेंस का R, ठीक है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला आ गया वोल्टेज डिवीजन रूल में। अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इजी फॉर्म में लाते हैं। तो V आउटपुट इन एस डोमेन डिवाइडेड बाय V इनपुट इन एस डोमेन करने से हमें क्या मिलेगा, ऊपर तो R है, XC आपका क्या होता है 1/CS होता है, ये तो आपको पता ही है, और R। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन कर ले तो आपको क्या मिलेगा, RCS डिवाइडेड बाय 1 + RCS, ठीक है। तो ये जो फॉर्म मिला हमें कि आउटपुट इन एज डोमेन डिवाइडेड बाय V इनपुट इन एज डोमेन इक्वल टू आ रहा है हमारा RCS डिवाइडेड बाय 1 + R, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, T इन एज डोमेन, यानी कि आपका ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है।
आपको पता है हमारा फिल्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन क्या है, एक ट्रांसफर फंक्शन ही सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है। तो ये आ गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मार्क करके बॉक्स में लिख लेंगे, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन अब हमारा आ गया। नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट में हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो अब हम हमारा ट्रांसफर फंक्शन जो आया है उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली हमारा क्या आया, टी इन एज डोमेन इक्वल टू आया था आर सी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर सी। ये हमने अभी अभी निकाला है। तो आपको पता है एज डोमेन को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, जे ओमेगा के फॉर्म में। तो टी इन जे ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा, जे आर सी ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस जे आर सी ओमेगा, ठीक है। ये आ गया हमारा जे ओमेगा फॉर्म में। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालने वाले। तो मॉड टी हमारा क्या हो जाएगा, आर सी ओमेगा डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये पूरा का टर्म ही आपका रूट के अंदर ही है। तो मॉड टी हमारा मैग्नीट्यूड, ये है हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हो गया। तो हमारा मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर सी तो हम बाहर से लगा सकते हैं, हमारे जो चूज है वो उससे हम कर सकते हैं, लेकिन ओमेगा के ऊपर बाकी ये जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है। तो हम अब चेक कर लेते हैं ओमेगा के किस किस वैल्यू में हमें कैसा मैग्नीट्यूड मिल रहा है, ठीक है। तो पहला कंडीशन में हम क्या करते हैं, एट ओमेगा इक्वल टू 0 में अगर हमारा ओमेगा 0 हो जाए तो मॉड टी क्या हो जाएगा, मॉड टी हमारा 0 हो जाएगा, मतलब आर सी इंटू 0 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू 0। तो ये हमें क्या देगा, 0/0 यानी कि 0 देगा, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में एट ओमेगा इक्वल टू 1/RC। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, मॉड टी आपका क्या हो जाएगा, RC डिवाइडेड बाई RC और नीचे 1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर सी, यानी कि ऊपर तो 1 और नीचे रूट 2, ठीक है। ये आ गया हमारा ओमेगा एट 1/RC। अब थर्ड कंडीशन भी देख लेते हैं। तो थर्ड कंडीशन में हम ओमेगा को क्या लेते हैं, ओमेगा टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है। तो ओमेगा अगर टेंस टू इन्फानाइट हो जाए तो मॉड टी हमारा क्या आएगा, मॉड टी हमारा हो जाएगा वेट अ सेकेंड। तो क्या करने वाले हैं, ओमेगा आर सी तो ऊपर था, नीचे में हम क्या करेंगे, ओमेगा को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ओमेगा और ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1/ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्म हमारा आ जाएगा। तो ओमेगा ओमेगा अगर कट जाए तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, तो 1/ओमेगा स्क्वायर मतलब 1/इन्फानाइट, ये क्या देता है, ये भी आपको 0 देता है, तो आखिर में ये आपको 1 देगा, ठीक है। तो हमें तीनों के लिए तीनों वैल्यू मिल गया। ओमेगा एट 0 में हमारा 0 आता है, ओमेगा एट 1/RC में 1/√2 आता है, ओमेगा एट इन्फानाइट में हमारा 1 आता है, ठीक है। तो आपको पता ही है लो पास फिल्टर में हमारा क्या आता था, ओमेगा एट 0 में हमारा 1 आता था, ठीक है। ओमेगा 1/RC में यही सेम ही रिजल्ट मिलता था, एंड ओमेगा एट इन्फानाइट में हमारा लो पास फिल्टर में 0 मिलता था। मतलब क्या है, हाई पास फिल्टर बिल्कुल लो पास फिल्टर का उल्टा है, ठीक है। तो ये हमें मैग्नीट्यूड मिल गया। तो अगर इन मैग्नीट्यूड को हम ग्राफ में प्लॉट करें तो हमें देखने में कैसे मिलेगा, वेट अ सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, जिसको हम ओमेगा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो साइड है ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको मॉड टी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो एट ओमेगा इक्वल टू 0 में, वेट अ सेकेंड, ये क्या लो पास फिल्टर का, वेट अ सेकेंड, एक्चुअली यहाँ पर जो ग्राफ है ये हमने ऊपर फेज रेस्पॉन्स का ग्राफ लगा दिया है, एंड नीचे आपका जो है मैग्नीट्यूड का ग्राफ है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है ये है आपका मैग्नीट्यूड का, नीचे वाला जो देख रहे हैं ये है आपका मैग्नीट्यूड वाला ग्राफ, ठीक है। तो चलिए ऊपर नीचे है तो हम इससे भी कर लेते हैं। तो पहले देखिए ओमेगा एट इक्वल टू 0 पे हमें 0 मिल रहा है, तो ये साइड हमें फ्रीक्वेंसी दे रहा है, आप देख सकते हैं ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी,
एंड ये साइड आपको क्या दे रहा है, ये साइड आपको मॉड टी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एट ओमेगा जीरो पे हमारा क्या है, जीरो। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसमें क्या है आपका ओमेगा जीरो होगा, ओमेगा इक्वल टू जीरो होगा। तो इसी कारण हमारा मॉड टी भी यहाँ पर देखिए क्या है, जीरो है। ठीक है, तो एट ओमेगा इक्वल टू इन्फानाइट में देखिए ये साइड क्या है, ये इन्फानाइट तक जा रहा है ओमेगा। तो देखिए ये जो वैल्यू मिला है, देखिए ये कांस्टेंट हो जा रही है। ये जो पॉइंट है, ये हर पॉइंट में ओमेगा जब हमारा इन्फानाइट तक लॉन्ग हो रहा है तो ये पॉइंट हमें हमेशा के लिए 1 ही देगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये 1 ही हमें देगा। ठीक है, अब देखिए ये जो बीच वाला वैल्यू है, मतलब 1/RC जो हमें 1/√2 देता है, वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट में हमें क्या देता है, ओमेगा इक्वल टू हमारा क्या होता है 1/RC होता है। एंड यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलता है वो है हमारा 1/√2। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा वैल्यू मिलता है ओमेगा के डिफरेंस वैल्यू के लिए एंड हाई पास फिल्टर में। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिखा हुआ है स्टॉप बैंड एंड एक लिखा है पास बैंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है सर, तो इसका मतलब है मान लीजिए यहाँ पर आपको ये जो ग्राफ दिया गया है ये एक रेंज का ग्राफ है। ठीक है, मान लीजिए ये जो आपका ओमेगा इक्वल टू जीरो है, इसमें आपका 0 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और ये जो आपको FC पॉइंट दिया गया है, इसमें मान लीजिए आपका 20 हर्ट्ज दिया गया है। ठीक है, और ये जो है ये इन्फानाइट। ठीक है, इसको मान लीजिए 1 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये जो पॉइंट है AC पॉइंट, मतलब ये है हमारा काट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या है आपका काट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब इसके बाद हमारा जो फिल्टर है वो पास कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए देखिए पहले जब ओमेगा इक्वल टू जीरो था तो ओमेगा इक्वल टू जीरो टू ओमेगा इक्वल टू 1/RC तक आपका क्या दे रहा है, यहाँ पर देखिए स्टॉप बैंड लिखा है। स्टॉप बैंड मतलब इस रेंज में आपको फिल्टर में कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी अब काट ऑफ फ्रीक्वेंसी से बहुत नीचे है, तो इसीलिए ये स्टॉप बैंड हो गया। अब देखिए जिस पॉइंट पे हमारा फ्रीक्वेंसी काट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो गया, मतलब ओमेगा इक्वल टू 1/RC से ज़्यादा हो गया, उस टाइम क्या हो रहा है, उस टाइम देखिए हमारा जो है पास बैंड मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उस टाइम हमें हमेशा के लिए इन्फानाइट तक 1 रिजल्ट मिल रहा है। तो यहाँ तक अगर आप आइडियल कंडीशन में देखिए तो ओमेगा इक्वल टू 0 to 20 हर्ट्ज में यहाँ पर देखिए जीरो वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जब आपका ओमेगा जब काट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक पहुंच रहा है तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन आपको एक शार्प आउटपुट मिल रहा है। तो ये होता है आइडियल कंडीशन में। ठीक है, तो आइडियल कंडीशन में क्या होता है, आइडियल कंडीशन में आपका जब लो फ्रीक्वेंसी है तो 0 0 0 यहाँ तक आता है, फिर FC तक जब भी पहुंच जाता है तो बिल्कुल वो आउटपुट देना स्टार्ट कर देता है एंड फिर वो 1 पर ही आउटपुट देता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइडियल कंडीशन। लेकिन एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, वेट अ सेकेंड, लेकिन एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, यहाँ पर एक कार्व होता है। ठीक है, जब तक हमारा आपका लो फ्रीक्वेंसी था तब तक देखिए यहाँ पर 0 मतलब स्टॉप बैंड था, फिर देखिए हमारा काट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक पहुंच गया, लेकिन अभी भी देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, यहाँ पर एक कार्व आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यही होता है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि ये काट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद भी हमारा पास बैंड में थोड़ा सा लो फ्रीक्वेंसी हमें मिलता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ है एंड दूसरा आइडियल लाइफ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो बेसिक चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें एक 3 dB पॉइंट भी मिलता है। तो ये जो ओमेगा इक्वल टू RC है इसको हम कहते हैं 3 dB पॉइंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और देरी में जानेंगे, तो उसके पहले हम फेज रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड में ओमेगा के अलग अलग वैल्यू के लिए हमें क्या क्या मिल रहा था वो हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें फेज रिस्पॉन्स निकालेंगे। ठीक है, कोई नया तरीका नहीं, बिल्कुल आपका हाई पास फिल्टर में जो तरीका यूज होगा वही लो पास फिल्टर में भी यूज होगा। ठीक है, तो लो पास फिल्टर में हम क्या कर रहे थे, जो हमारा जे ओमेगा में हमारा ट्रांसफर फंक्शन था उसको पहले लिख लेते हैं। तो JRC ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस JRC ओमेगा, ये है हमारा क्या ट्रांसफर फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, आर्गूमेंट निकाल लेते हैं। तो आर्गूमेंट ऑफ J ओमेगा, ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, tan इनवर्स ओमेगा RC। ठीक है,
डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। और ये क्या देगा, tan इनवर्स ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाई 1। क्यों यहाँ पर 0, क्यों, क्योंकि आपको पता है आर्गुमेंट ऑफ जेड हमें क्या देता था, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ऊपर के लिए आप देखिए कोई x का टर्म नहीं है, इसलिए हमने 0 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, tan इनवर्स 0 इन्फानाइट, और tan इनवर्स इन्फानाइट आपको कब मिलता है, 90 डिग्री में, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा आर सी डिवाइडेड बाई 1। तो ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट का अलग अलग ओमेगा के लिए वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो पहले एट ओमेगा इक्वल टू 0 के लिए निकाल लेते हैं। तो एट ओमेगा इक्वल टू 0 में आर्गुमेंट टी इन जे ओमेगा हमारा क्या आएगा, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 90 डिग्री माइनस, अब tan इनवर्स 0 आर सी, यानी कि ये आपको क्या देगा, tan इनवर्स 0 देगा, ठीक है। तो tan इनवर्स 0 हमें कब मिलता है, 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री में। तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या आया, 90 डिग्री आ गया। अब सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, एट ओमेगा इक्वल टू 1 बाई आर सी के लिए। तो 1 बाई आर सी करने से क्या होगा, आर्गुमेंट टी जे ओमेगा का क्या हो जाएगा, 90 डिग्री तो था पहले से, तो माइनस tan इनवर्स आर सी बाई आर सी मतलब 1 हो जाता है। तो 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री मिल रहा है आपको, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। तो थर्ड कंडीशन में क्या होगा, किसके लिए, एट ओमेगा टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है। तो तब क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इन जे ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस tan इनवर्स, अब ओमेगा अगर इन्फानाइट हो जाए तो टोटल इन्फानाइट हो जाता है, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी कि 0 डिग्री। तो देखिए हमें तीनों वैल्यू के लिए तीनों वैल्यू मिल गया, 90 डिग्री 45 डिग्री एंड 0 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है जब हम लो पास फिल्टर कर रहे थे तो तब आपको क्या मिल रहा था, फॉर लो पास फिल्टर में ओमेगा इक्वल टू 0 में आपका क्या था, 0 डिग्री था। ओमेगा इक्वल टू 1 बाई आर सी में 45 डिग्री था, एंड ओमेगा टेंस टू इन्फानाइट में 90 डिग्री था, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। हाई पास फिल्टर का जो वैल्यू आता है वो लो पास फिल्टर का बिल्कुल उल्टा वैल्यू आपको दे देता है, ठीक है। तो चलिए अब बाकी इसका ग्राफ प्लॉटिंग भी देख लेते हैं। तो हमें क्या क्या वैल्यू मिला, यहाँ पर लिख लेते हैं। ओमेगा एट 0 पे हमें जो आर्गुमेंट ऑफ टी मिला था वो कितना था, 90 डिग्री। ओमेगा इक्वल टू 1 बाई आर सी पे हमें जो आर्गुमेंट ऑफ टी मिला वो कितना है, 45 डिग्री, एंड ओमेगा टेंस टू इन्फानाइट में हमें क्या मिला, आर्गुमेंट ऑफ ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यू हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए ओमेगा एट 0 में, ओमेगा एट 0 मतलब ये लाइन तो आपको फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा दे रहा है। तो इस पॉइंट पे क्या है, हमारा ओमेगा इक्वल टू 0 है, तो इसमें आपको फेज क्या मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है, देखिए 90 डिग्री है। अब ओमेगा इक्वल टू इन्फानाइट मतलब ये लाइन आपको क्या देगा, ओमेगा इक्वल टू इन्फानाइट मतलब टेंस टू इन्फानाइट, ठीक है। तो इस लाइन पे देखिए आपका फेज जो लगभग 0 में मिल रहा है, यहाँ पर 0 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर 0 डिग्री है एट ओमेगा टेंस टू इन्फानाइट। अब देखिए बीच में जो ये पॉइंट है इसमें आपका क्या है, इसमें जो आपका ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू है 1 बाई आर सी, ठीक है। इस पॉइंट में आपको फेज कितना मिला है, 45 डिग्री। तो ऐसे फेज शिफ्ट आपको एक हाई पास फिल्टर का कुछ इस तरीके का मिलता है, ठीक है। तो ये जो आपका ओमेगा इक्वल टू 1 बाई आर सी है, इसको हम ओमेगा एल भी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको पता है लो पास फिल्टर में भी ये था। तो ये ओमेगा एल आखिर में होता क्या है वो भी लिख लेते हैं। वेट अ सेकंड, तो क्या होता है, हमने क्या लिखा है अभी, ओमेगा एल इक्वल टू लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी।
लो पास फिल्टर में क्या था, ये ओमेगा 8 से रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड वो था हायर 3 dB फ्रीक्वेंसी, लेकिन हाई पास फिल्टर में क्या होता है, ये लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, लो काट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब क्या है, बिलो दिस फ्रीक्वेंसी नो फ्रीक्वेंसी गोes आउट ऑफ हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट के बाद ही आपको सारा आउटपुट मिलेगा, लेकिन इससे कम अगर कोई भी आपको फ्रीक्वेंसी पॉइंट है तो उसमें आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी आउटपुट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ आपको यहाँ पर कहा गया है। अब और एक चीज़ है, हम वो भी जान लेते हैं, क्या था हमारा, तो हमारा काट ऑफ फ्रीक्वेंसी था लो पास फिल्टर के, हमने काट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाले थे जो था हमारा 1/2πRC। तो अब देख लेते हैं हमारा हाई पास फिल्टर के लिए क्या होता है। ठीक है, तो इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, वेट अ सेकेंड। तो इसमें क्या होगा, फिर वही हमने जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन था उसको ही लिख लेंगे। तो क्या है, j⍵RC डिवाइडेड बाई क्या था, 1+j⍵RC, यही था हमारा। अब हमने यहाँ पर देखा कि हमारा ओमेगा एल क्या है, 1/RC है, तो उसमें कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/j⍵RC प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस j⍵L डिवाइडेड बाई ओमेगा। ठीक है, तो ये अगर हम इसको जे फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफर कर दें, ठीक है, तो पहले हम जे ओमेगा से एंगुलर में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी में अगर कन्वर्ट करते तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जे एफ डिवाइडेड बाई एफ एल होगा ये, तो जे एफ। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जे एफ एल डिवाइडेड बाई एफ। ठीक है, तो ये कंडीशन आखिर में आ रहा है। तो अगर आप इसका कैलकुलेशन करें तो आपको यहाँ पर भी जो काट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल मिल जाएगा 2πRC। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि हाई पास एंड लो पास फिल्टर में फेज मैग्नीट्यूड सारे अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका जो काट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो दोनों के लिए ही सेम है, 1 डिवाइडेड बाई 2πRC। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि दोनों में आपको काट ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम ही मिलेगा, लेकिन बाकी सारे चीज़ उल्टा होगा। ठीक है, तो पैसिव हाई पास फिल्टर में जो था यहीं तक था। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव हाई पास फिल्टर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अब नया टॉपिक जो है वो है एक्टिव हाई पास फिल्टर। ओके, तो एक्टिव हाई पास फिल्टर क्या है एंड इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अब हम जान लेंगे। तो बेसिकली आपको पता ही है कि पैसिव में हम क्या करते हैं, एक आइडियल कंडीशन जानते हैं, वो रजिस्टर एंड कैपेसिटर से यूज होकर बनता है। लेकिन एक्टिव हाई पास जो फिल्टर होता है वो प्रैक्टिकल लाइफ का एक फिल्टर होता है, तो हम दरअसल एक ओप एम्प से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको राइट साइड में इसका सर्किट डायग्राम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक कैपेसिटर, ठीक है, उसके साथ एक सीरीज में जुड़ा हुआ R1 रजिस्टर। अब देखिए इसमें फीडबैक लगा हुआ है, R यानी कि R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, फीडबैक वैलिड है, और फीडबैक वैलिड होने के कारण आपको पता है फीडबैक वैलिड अगर हो जाए तो उससे क्या वैलिड होता है, VGC कॉन्सेप्ट वैलिड होता है, मतलब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो अगर ये पॉइंट का वोल्टेज 0 वोल्ट हो जाए, 0 वोल्ट ही होगा क्योंकि ये ग्राउंडेड है, तो अगर ये पॉइंट 0 वोल्ट हो जाए तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, ये भी 0 वोल्ट होगा। क्यों, क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो बेसिकली सर्किट यही होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें नोडल एनालिसिस करेंगे। नोडल एनालिसिस क्यों, क्योंकि हमें भी यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन निकालना होता है, और आपको पता ही है कि ओप एम्प में कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो आपको नोडल एनालिसिस से करना होगा।
तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ए पॉइंट ले लेते हैं। तो अप्लाइंग नोडल एनालिसिस, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस कर लेते हैं। अब हम नोडल एनालिसिस में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, कैसे करते हैं वो भी आपको आता है। तो चलिए सिंपल सा कर लेते हैं। तो ए पॉइंट का वोल्टेज वी ए ले लेते हैं, वी ए माइनस वी इन डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसमें एक रेजिस्टेंस भी है, एक कैपेसिटर भी है, तो दोनों का ही इम्पीडेंस हम एक साथ लिख लेते हैं। तो आर वन प्लस एक्स सी, ठीक है। दूसरा क्या है, वी ए माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई आर टू रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पर, इक्वल टू जीरो। ये हमें केसीएल से मिलता है, ये कैलकुलेशन फ्रॉम। तो वी ए हमारा जीरो है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, वी इनपुट। ये सारे एस डोमेन में है, क्यों, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो एस डोमेन में हमने कैलकुलेशन करना होगा। तो आर वन प्लस एक्स सी प्लस जीरो माइनस वी आउटपुट, वो भी एस डोमेन में, डिवाइडेड बाई आर टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें बेसिकली वी आउटपुट डिवाइडेड बाई वी इनपुट निकालना है, क्योंकि वही से ही तो हमें ट्रांसफर फंक्शन मिलता है। तो इसको थोड़ा सा आपका वी आउटपुट को दूसरे साइड ले जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वी आउटपुट इन एच डोमेन डिवाइडेड बाई आर टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी इनपुट इन एच डोमेन डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, हम गेन निकालते हैं, यानी कि वी आउटपुट डिवाइडेड बाई वी इनपुट, तो वो हमें क्या देगा, माइनस आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस एक्स, ये आर वन है। तो ये हमें फॉर्म मिल गया। अब एक्स सी हमारा क्या होता है, वन बाई सी एस, तो माइनस आर टू आर वन प्लस वन बाई सी एस। अब अगर हम इसका कैलकुलेशन कर ले तो हमें आखिर में क्या मिल रहा है, आर टू एस डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, वन प्लस आर वन सी एस। तो ये आ गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन, यानी कि डी इन एक्स डोमेन इक्वल टू आ रहा है माइनस आर टू सी एस डिवाइडेड बाई वन प्लस आर वन, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्टिव हाई पास फिल्टर के लिए हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, आपका जो पैसिव हाई पास फिल्टर था उसका आपका जो ट्रांसफर फंक्शन था वो क्या था, चलिए देख लेते हैं कहाँ पर था हमारा। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, देखिए वही सेम चीज़ आर सी एस डिवाइडेड बाई वन प्लस आर सी एस, और नया हमें क्या मिल रहा है, नया हमें मिल रहा है वही, एक सेकेंड ये पेज फुल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये तो नहीं, ये बात का पेज, ये वाला पेज, हाँ। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर भी हमें वही फॉर्म मिल रहा है, आर टू सी एस वन प्लस आर वन सी एस, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या आया, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इट मैचेस ऑलमोस्ट विथ पैसिव हाई पास फिल्टर, ठीक है। ये बिल्कुल आपका पैसिव हाई पास फिल्टर की तरह ही सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका मॉड लेकर कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैसे, तो टी एस का मॉड लेने से क्या होगा, ये माइनस साइन निकल जाएगा, तो आर टू सी एस डिवाइडेड बाई वन प्लस आर वन सी एस, क्योंकि हम इसका मॉड ले लिए हैं, ठीक है। तो अब इसका अगर हम जे ओमेगा के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा जे आर टू सी ओमेगा डिवाइडेड बाई वन प्लस जे आर वन सी ओमेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ऊपर नीच को जे आर टू सी ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई वन जे आर टू सी ओमेगा प्लस आर वन बाई आर टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जे सी ओमेगा तो पहले से ही था, तो ये फॉर्म हमें मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें आर वन बाई आर टू को कॉमन ले लेते हैं, वन बाई आर वन बाई आर टू का अगर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, वन माइनस जे डिवाइडेड बाई आर वन
ओमेगा सी, ये फॉर्म हमें मिल गया। तो अगर R1/R2 के ऊपर ले जाए तो हमें क्या मिलेगा, R2/R1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस जे डिवाइडेड बाई R1 ओमेगा सी। तो ये फॉर्म हमें मिल गया। तो देखिए आखिर में हमें क्या मिल रहा है, टी जे ओमेगा इक्वल टू R2/R1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस जे डिवाइडेड बाई R1 ओमेगा सी, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, R2/R1 आपका क्या है, ये तो बेसिकली आपका गेन ही है। तो गेन डिवाइडेड बाई 1 माइनस जे डिवाइडेड बाई R1 ओमेगा सी, ये फॉर्म हमारा आ गया। और गेन को हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए नॉट से, आपको पता ही हम AOL एंड ACL ऐसे लिखते थे, तो AO से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस जे डिवाइडेड बाई R1 ओमेगा सी, ठीक है। तो नाउ वी टेक ओमेगा एल इक्वल टू 1/R1C। अगर हम ओमेगा एल को R1C ले ले तो तब हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, टी जे ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये आ गया, ये किस फॉर्म में आ गया आपका, ओमेगा के फॉर्म में, लेकिन हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो चले वो भी कर लेते हो। तो टी फ्रीक्वेंसी फॉर्म मतलब जे ए, ये क्या हो जाएगा, ए नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस जे एफ एल डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है। और एफ एल आपका क्या होता है, आपको पता है एफ एल होता है हमारा काट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होता है 1/2πR1C, ठीक है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज है कि हाई पास फिल्टर लो पास फिल्टर में हमारा क्या हो रहा था, जो पैसिव में 1 डिवाइडेड बाई 2πRC ही आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है R1 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका दोनों रेजिस्टेंस है, एक फीडबैक रेजिस्टेंस मतलब R2 एंड दूसरा है R1। तो यहाँ पर किसका वैल्यू लेना होगा, आपको R1 का वैल्यू लेना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मार्क करके लिख लेना, क्योंकि ये जो आपका काट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है यही हमेशा के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एक्टिव हाई पास फिल्टर में यही दोनों फार्मूला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक है आपका ट्रांसफर फंक्शन और दूसरा है आपका जो काट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये दोनों कैसे निकाल सकते हैं वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको एक साइड में ग्राफ जो दिया गया है, ये कैसा ग्राफ है, ये आपको देखने में बिल्कुल पैसिव के तरह ही लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका 3 dB पॉइंट, इसका फेज होता है 45 डिग्री। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लो 3 dB फ्रीक्वेंसी पॉइंट, ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू हमारा क्या निकल के आया, 1/2πR1C, ठीक है। बाकी चीजें तो आपको पता ही है कि ये 0 डेसिबल है एंड इसका फेज कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है जो हमने अभी निकाला। और ये यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारा 0 हर्ट्ज होता है एंड इसका आपका कितना होता है 0 डिग्री होता है। और बाकी ये रहा आपका स्टॉप बैंड, ये पूरा का पूरा स्टॉप बैंड, क्यों, क्योंकि हमारा जो काट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये उससे कम है, तो इसीलिए ये जो रेंज का फ्रीक्वेंसी है ये आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर जो रेंज है ये आपका काट ऑफ से ज़्यादा है, तो ये जो रेंज है ये आपको आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही काम होता है हमारा हाई पास फिल्टर का। अब इसके बारे में थोड़ा सा 2 कंडीशन जान लेते हैं और बाकी हमारा हाई पास फिल्टर का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको नीचे नहीं, हम यहाँ पर नेक्स्ट पे कर लेते हैं। थोड़ा सा पोर्शन है जो हमारा आज का एंड टॉपिक है, ठीक है। तो क्या है वो, तो पहला कंडीशन जो है, पहला जो कंडीशन है एट लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा टेंस टू 0, ठीक है। तो ओमेगा किसके मतलब ओमेगा के ऊपर कौन डिपेंड करता है,
XC डिपेंड करता है, मतलब इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर। XC क्या होता है 1/ωc। तो ये क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कैपेसिटर है उसका इम्पीडेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारा सर्किट कैसा था, यहाँ से V इनपुट हो रहा था, यहाँ पर R रेजिस्टेंस था और यहाँ पर कैपेसिटर था। तो अगर उसका इम्पीडेंस आपका इनफाइनाइट हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। यहाँ पर आपका R2 था, ये आपका R1 था और ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका ग्राउंड था, ठीक है। और ये माइनस था, ये प्लस था, यहाँ पर आपको V आउटपुट मिल रहा था और ये आपका V। तो देखिए ये जो पॉइंट है इसमें इम्पीडेंस कितना है, इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट के मतलब हम इसको क्या कहते हैं, ओपन सर्किट कहते हैं। ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया, ओपन लूप हो गया, ठीक है। तो जब आपका फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होता है तो तब ये काट हो जाता है, और काट होने का मतलब यहाँ पर V आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण जब आपका फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होता है काट ऑफ से, तब क्या हो जाता है, एक ओपन लूप की तरह काम करता है और आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी आउटपुट में नहीं मिलता, ठीक है। बेसिकली यही होता है। और सेकेंड कंडीशन क्या है, एट हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका XC किस में कन्वर्ट हो जाएगा, XC क्या है ओमेगा C, तो 1/इनफाइनाइट, ठीक है। और 1/इनफाइनाइट, एनीथिंग डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट क्या होता है आपका 0 होता है। तो 0 होने का मतलब कि कैपेसिटेंस का इम्पीडेंस भी बिल्कुल 0 है। तो इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, मतलब सर्किट कैसा हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पर रहेगा और ये जो कैपेसिटेंस था ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। यहाँ पर आपका ओपैम है, यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस था वो, और ये तो आपका ग्राउंड है, ठीक है। तो देखिए ग्राउंड है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये आपका R1 रेजिस्टेंस था, ये R2 रेजिस्टेंस, यहाँ पर V आउटपुट, यहाँ पर V। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये डायरेक्ट करंट को फ्लो कर देगा इस तरह। तो इसमें क्या होगा, जो V इनपुट आपको मिल रहा है उससे आपको V आउटपुट भी मिल जाएगा, कोई ओपन सर्किट ना होने के कारण आपको V आउटपुट मिलेगा। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि एट लो फ्रीक्वेंसी में आपका सर्किट कट हो जा रहा है, इसीलिए कोई आउटपुट नहीं मिला, लेकिन एक हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आपका सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है, इसलिए आपको आउटपुट मिल रहा है। और ये काम किसका है, ये काम है हाई पास फिल्टर का, जो लो फ्रीक्वेंसी को कट कर देता है लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है। तो बेसिकली हाई पास फिल्टर में जो थ्योरी का पोर्शन था या जो फॉर्मूला का पोर्शन था वो यहीं तक था, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना होगा। इसके बाद आपने फिल्टर में बहुत कुछ जान लिया है थोड़ा बहुत, तो नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन भी करने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लास से। एंड हमारा जो पोर्शन अभी बाकी है, बैंड पास फिल्टर बाकी है एंड थोड़ा सा ऑसिलेटर बाकी है, वो 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर हम स्टार्ट कर देंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिकली आप अगर सिर्फ जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये यहीं तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो पोर्शन है आपका, मान लीजिए बैंड पास फिल्टर हो गया या ऑसिलेटर हो गया, एंड उसके बाद हम थोड़ा सा और एक पोर्शन आपको शायद करवा देंगे, तो वो पोर्शन भी आपका जैम में नहीं आता। क्लिपर सर्किट है जो, तो क्लिपर सर्किट भी आपका जैम के सिलेबस में ज़्यादा है या नहीं वो मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आपका जेस्ट या फिर प्रीफर के क्वेश्चन में आता है। अगर आप सिर्फ BHU DU या फिर जैम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे और थोड़ा सा एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो बाकी 2-3 क्लासों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड फिर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट कर देंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है, 2-3 क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग आप मान के चले कि और एक वीक लग सकता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन कंप्लीट करने का, एंड वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नया पोर्शन के साथ एंड बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय।